लास्ट क्लास में हमने ना कुछ क्वेश्चंस किए थे सीरीज पैरेलल कनेक्शन के। उसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक होगा आज का सेल्स। तो सेल अगर बात करें तो सेल एक डिवाइस होता है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी। और क्या कहते हैं, इसी एनर्जी से क्या होता है, जो चार्ज होते हैं वो चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये बातें हमने पहले भी करके रखी हुई है। यहाँ पे ऐसे करके एक रजिस्टर होगा, इसका रेजिस्टेंस आर है, और ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, एक चार्ज यहाँ पे होगा और इस चार्ज को ये चलाएगा और बाहर लेके जाएगा और फिर अंदर भी लेकर के आएगा। इस चार्ज को एनर्जी देता है। याद रखना कि एक मिसकंसेप्शन है कि जो सेल होता है वो चार्ज को प्रोवाइड करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। चार्ज हमेशा जो सेल जो होता है हमेशा चार्ज के, और चार्ज पहले से प्रेजेंट होते हैं। चार्ज को वो हमेशा एनर्जी देता है, वो एनर्जी चार्ज लेता है और जाता है बाहर, रजिस्टर के पास जाता है, और वहां पे वो एनर्जी जो चार्ज से निकल जाएगी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। फिर उस चार्ज में कोई भी एनर्जी नहीं बचती है, तो लौट करके वापस से यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? और फिर उसकी एनर्जी पूरी की पूरी खाली हो जाती है, वो चार्ज बिना एनर्जी लेस हो जाता है, वो चार्ज एनर्जी लेस हो जाता है। फिर ये सेल क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा और फिर ये चार्ज चलेगा। अभी बेसिकली अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो जो कोई भी सेल जो होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है, तो केमिस्ट्री में पढ़ के रखा है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, ठीक है, किस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से चार्ज जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक सिंपल सी बात की अगर केमिस्ट्री के बेसिस पे, तो हम बोल सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। अगर हम H2SO4 की एनर्जी की बात करें, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो मोर होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और ZnSO4 की अगर एनर्जी देखी जाए ना, टोटल केमिकल एनर्जी, तो इसकी एनर्जी लेस होती है। तो जो डिफरेंस होता है ना यहाँ पे एनर्जी का, वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। इसलिए जो अंदर जो चार्ज जो चलते हैं ना, ठीक है, उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म से मिलती है। याद रखना है, जब चार्ज अंदर में चलता है ना सेल के, तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई रोल ही नहीं होता, वहाँ तो पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी जो होती है वो चार्ज को मिल जाती है, और चार्ज के पास एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब बाहर जब चार्ज चलता है ना, आउटसाइड, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, एनर्जी इन प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी। और जो एनर्जी किस तरह से, अब जब ये एनर्जी प्रोड्यूस बच रही, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेचर। उसके बाद अब आती बातें हम लोग थोड़े थोड़े टर्म्स है, ठीक है, हम लोग फटाफट उसको निपटाते हैं, बिकॉज वो क्या हमारे कुछ ज्यादा क्लास 10 का रिवीजन नहीं है। तो उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स में और आ जाते हैं। तो सेल क्या करता है, सेल गिव्स दिस एनर्जी टू चार्ज, दिस एनर्जी
is used by resistors to produce heat, light. ठीक है, पंखा है तो पंखा घूम जाएगा। फिर ये पॉइंट्स को नोट कर जाना। तो ये आज का जो लेक्चर है ना वो बेसिकली क्लास 10th का समझ लो रिवीजन ही एक तरह का, ठीक है, कोई बहुत कुछ खास बातें नहीं होंगी इसमें। तो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो 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 चार्ज जो चलता है उसको कोई फोर्स चलाती है, ठीक है, मतलब जैसे कोई बैटरी कोई फोर्स अप्लाई करती है। बाद में ऐसा पता चला कि नहीं, क्या करती है, बैटरी एनर्जी देती है, तो इसलिए वो होता है ईएमएफ। तो एक्चुअली मिसनोमर है ये, ठीक है, पहले बोला गया था फोर्स की वजह से चार्ज चलता है, बाद में पता चला कि नहीं, बैटरी एनर्जी देती है। तो नाम वही रह गया, कंसेप्ट बदल गया। तो अगर ईएमएफ की बात की जाए तो ईएमएफ को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक मान लो कोई सेल है ऐसा, इससे हमने कोई भी तरह का करंट ड्रॉ नहीं किया, कोई करंट नहीं निकाला, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो कहलाता है ईएमएफ। अब ये दिमाग में एक सवाल आता है, जब हम लोग किसी सेल से करंट, कोई देखो वोल्टमीटर भी अगर यूज करते हैं ना लैब में, तो वोल्टमीटर कुछ ना कुछ करंट तो लेता ही है, ठीक है, और बिना करंट लिए सेल से हम कैसे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। तो इसका हम लोग एक तरीका होता है पोटेंशियोमीटर, जो आगे जाकर के सीखेंगे, जो बिना करंट लिए सेल से उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकता है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स ऑफ द सेल के अक्रॉस पे, उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। जो हमारे घर में जो पेंसिल सेल आती है, लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, वो सब क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल होते हैं। जब हम उसको घर पे यूज करते रहे, जैसे लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट, यूज करने बैठेंगे घर पे तो वो हमको वोल्टेज 1.2 वोल्ट देगा, 1.3 वोल्ट देता है, फुल वोल्टेज नहीं देता है। बिकॉज क्या होता है, वोल्टेज जब हम उसमें से करंट निकालते हैं तो वोल्टेज उसके क्रॉस कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे ईएमएफ ऑफ द सेल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस terminals of cell when no current is drawn from it, ठीक है। It is measured by पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हम लोग 2-3 लेक्चर के बाद सीखेंगे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये भी है, मान लो कोई सेल है, एक चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और रजिस्टर में गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से अंदर आ गया। तो क्या होगा, पूरा का पूरा साइकिल में कुछ वर्क करेगा। ये जो सेल जो होता है ना, ये चार्ज को चलाना, एक कूलम चार्ज को चलाने के लिए कुछ वर्क करता है। तो वो वर्क दो जगह करना पड़ेगा इसको, एक तो सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। सेल के अंदर क्यों करेगा, बिकॉज सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड का बना होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो उसके अगेंस्ट चार्ज थोड़ा वर्क करेगा तब ना आगे बढ़ेगा। पोटेंशियोमीटर एक बार अभी छोड़ दो, बस नाम खाली याद रखो, ठीक है, हम लोग आगे जाके सीखेंगे, ठीक है, ये नहीं भी लिखो तो चलेगा इसको, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो एक कूलम चार्ज जो जो वो होगा ना, वर्क सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है। जो टोटल वर्क जो चार्ज करता है उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल।
ये पूरा का पूरा वर्क कौन करता है? सेल। कहाँ पे करता है वर्क? चार्ज को अंदर चलाने में बैटरी के और चार्ज को बाहर चलाने में भी काम करता है। तो हम लोग कहते हैं ईएमएफ ऑफ दिस। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन टू मेक a unit charge move by cell, make a unit positive charge move inside and outside the cell is called EMF of the cell। ठीक है, मान लो अंदर अंदर चलने में वर्क किया 2 जूल, बाहर चलने में वर्क किया 10 जूल, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 कूलम चार्ज के लिए 12 जूल हो जाएगा। तो 12 क्या हो गया? इस सेल का ईएमएफ। इसको नोट कर दो। दोनों ही डेफिनेशन होती है ईएमएफ की। सर बोलो सर बोलो। सर इसमें पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाता है ना। हाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन किया गया, तो इसको ऐसा मूव करवा दो ना, ये करंट ऐसे ही जाएगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। सर लेफ्ट टू राइट जाएगा मतलब पॉजिटिव चार्ज ना। इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा। हाँ सर, मतलब उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ, उसका उल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन होगा, ईएमएफ सेल के बाद आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolyte of the cell is called internal resistance। इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल आर होता है। हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, और वो जब चार्ज मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उन चार्ज के मोशन को रोकेगा कोलिजन की वजह से। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये किस पे डिपेंड करता था, याद करो। इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर हमने एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड बढ़ाया, इट डिक्रीजेस विथ increase in concentration of electrolyte।
ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि फिर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा आयंस होंगे, तो कोलिजन कैसा होगा? ज्यादा होगा। सेकेंड, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है? तो क्या होता है अगर एक्सपेंशन होगा ना, तो क्योंकि लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसको ज्यादा स्पेस मिलता है आगे बाहर निकलने की। तो आसानी से क्या होता है, वो जो चार्ज जो होगा ना पॉजिटिव आयन, वो अपनी जगह निकल बना करके वो बाहर निकल जाएगा। सर फर्स्ट पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए ना, डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या बोले? फर्स्ट पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होना चाहिए ना सर। नहीं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखो, सर फर्स्ट पॉइंट वापस समझाओ ना। देखो अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होता है तो वहां से चार्ज के लिए मूव कर पाना बीच से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। फिर डिक्रीज करता है टेम्परेचर, तो उसके बाद हम आगे देख सकते हैं कि टेम्परेचर इट इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा आयन सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ज्यादा सप्लाई करेंगे। अगर ज्यादा आयन सप्लाई करेंगे तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कम होगा। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कैसा हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, अगर ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो सेल की काफी एनर्जी तो चार्ज को अंदर चलाने में खर्च हो जाएगी। अंदर चलाने में खर्च हो जाएगी तो बाहर में एनर्जी कहाँ बचेगी फिर? इसको नोट कर दो। तो थर्ड पॉइंट वापस समझाओ ना। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड अगर ज्यादा होगा ना तो उससे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड होगा तो आयंस ज्यादा निकलेंगे ना, उसमें से पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस कैसे निकलेंगे? ज्यादा निकलेंगे। तो सर कोलिजन भी तो बढ़ सकते हैं ना। लेकिन ये एन भी तो बढ़ेगा ना। याद करो, गुड कंडक्टर्स में क्या था, हमने देखा था कि अगर एन ज्यादा होते थे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होते थे तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता था? कम होता था ना। आई बात समझ में? देखो, तुम्हारी बात सही है कि एक फैक्टर बढ़ाने से उसका कोलिजन बढ़ेगा, लेकिन डोमिनेंस हमेशा क्या होता है, हम वही चीज को याद कर जाते हैं जो हमको एक्सपेरिमेंट में दिखती है, ऐसा। और हम एक्सपेरिमेंटली करके देखे हुए तो क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, एरिया बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस होता है ना वो कम होता है। ओके सर। और एक लास्ट पॉइंट है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन।
अगर सेपरेशन बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है दूरी बढ़ जाएगी। अभी आप क्या सोचिए ज़्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी, तो बीच में नंबर ऑफ कोलिजन होने की चांस कैसी होगी? बढ़ जाएगी ना। मतलब वही बात हो गई जैसे कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दो, अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा आएगा ना, वही बात होगी। ऐसा। तो जितना दूर इलेक्ट्रोड होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। सर लिक्विड की विस्कोसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है ना? क्या बोल रहे हो? लिक्विड की विस्कोसिटी पे। हाँ, वो तो क्या कहते हैं कॉन्सन्ट्रेशन पे आ गया ना इलेक्ट्रोलाइट के। ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट होगा तो ज़्यादा विस्कस भी होगा। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा विस्कस कैसे सर? क्योंकि देखो ना अगर हमने कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, H2SO4, तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। अगर तुम विस्कोसिटी को तुम थोड़ा-सा केमिस्ट्री से अगर जोड़ करके देखो ना अगर, तो जिस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स अगर आपस में ज़्यादा होगा, तो वो लिक्विड कैसा होगा? ज़्यादा विस्कस होगा। तब जो ज़्यादा अपोज़ करेगा मोशन को ना, उस मान लो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं आपस में, ठीक है? भारी-भारी मॉलिक्यूल्स हैं, चिपके हुए हैं आपस में, ज़्यादा हाइड्रोजन फोर्स लग रहा है, तो उस मॉलिक्यूल्स को चीर-फाड़ करके नीचे जाना कितना मुश्किल होगा, ऐसा। एक बार समझ में? तो विस्कस अच्छा, फोर्स जो है ना कॉन्सन्ट्रेशन में ही आ गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा अ, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बोल सकते हैं कि द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट। एक सेल के अंदर ना आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाना है, जो भी वर्क करना पड़ेगा ना अपने को, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसका सिंबल क्या हो जाता है? इसका सिंबल हो जाता है स्मॉल v। और पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू स्मॉल r, ठीक है? करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है पोटेंशियल ड्रॉप। और इसके बाद एक टर्म याद रखना, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है? इट इज वर्क डन मूव चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन इलेक्ट्रोलाइट टू मूव इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है? इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल V। और कैपिटल V किसके इक्वल हो जाता है? I इंटू कैपिटल R, ठीक है? इसको नोट कर लो। और ये क्या छोटी-छोटी बातें होती हैं, जिस पे ना हम लोग सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन्स अगर आते हैं ना तो हमको समझ जोड़-घटाव वोल्टेज का आपको करने आना चाहिए, ठीक है? कैसे देखो?
और कैपिटल ई जो ईएमएफ क्या हो जाएगा, वो कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ईएमएफ क्या होता है, टोटल वर्क डन, सेल के अंदर सेल के बाहर। टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है जो केवल सेल के बाहर हो, और वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है जो सेल के केवल अंदर हो। तो ऑब्वियसली बात है, टोटल वर्क डन मतलब बाहर प्लस अंदर, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ तो खाली फॉर्मूला के कॉमन सेंस का फॉर्मूला है। ठीक है? अभी जैसे देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, ऐसे रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे कैसा करके रेसिस्टर। जब हम एक्चुअली देखो, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हमेशा सेल के का अंदर में होता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस उसको हम लोग ऐसा दिखाते बाहर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर में तो उसको अंदर में ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वीनियंस के लिए बाहर में दिखा देते हैं। और ये हमने यहाँ पे लिख दिया सेल का 10 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 8 ओम, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल के साथ हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में। देख सकते हो, अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, व्हाट इज द ईएमएफ। तो ईएमएफ यहाँ पे 10 वोल्ट है। जब भी हम सेल के बाजू में कुछ लिखा होता है तो वो सेल का ईएमएफ होता है। तो करंट क्या हो जाएगा सर्किट पे, करंट हो जाएगा 10 वोल्ट बाय 8 प्लस 2 दैट इज 10, दैट इज 1 एम्पियर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। तो V कैपिटल V हो जाएगा I इंटू 8 दैट इज 8 वोल्ट। अभी 10 वोल्ट पे क्या हो गया, बाहर का रेजिस्टर खा गया 8 वोल्ट, बचा हुआ कितना वोल्ट बचा, 2 वोल्ट बचा। वो 2 वोल्ट कहाँ पे हमको मिलता है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में मिलता है। तो यहाँ पे कितना सेल कितना खाएगा, तो सेल खाएगा आई इंटू 2 दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो सेल के क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, सेल के क्रॉस हो जाएगा 8 वोल्ट, जिसमें कि और 8 वोल्ट क्यों होता है, क्योंकि 2 वोल्ट कौन खा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है। सिंपल सिंपल सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, तो नोट कर लो। इसमें ना एक दो सम कर लो, ट्राई करना, और सबको मेरे को आंसर दोगे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन है ऐसा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज 2.1 वोल्ट which gives a current, करंट हमको देता है ये सेल 0.2 एम्पियर थ्रू 10 ओम। किसमें से, थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही, और ये सेल हमें इतना करंट देता है थ्रू इतना ओम रेजिस्टर। एक एक इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2.1 वोल्ट, सॉरी इंटरनल से निकालना है, सेल का ईएमएफ ये है, ठीक है, और ये हमें इतना करंट देता है 0.2 ओम देता है थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। तो बताना है अपने को कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, 0.8 ओम, 1 ओम, 0.2 ओम एंड बी इज 0.5 ओम। बता सकते हो, मैं फिगर को बना देता हूँ तो आसानी हो जाएगी करने में। सबको ट्राई करो। करंट कितना है, ये 10 ओम का है, 0.2। फटाफट बोलो कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का। जो सवाल करवाया उसी की बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है, बाकी क्वेश्चन वही है।
ओके अवनी, बाकी लोग भी तो आंसर। सही है अवनी। सही है, डी सही है। देखो सिंपल सा सवाल है, कुछ खास नहीं है। कोई कितना वोल्टेज ड्रॉप हो, देखो बट यहाँ पे कितना वोल्टेज जाएगा, तो 0.2 इंटू 2 10 दैट इज 2 वोल्ट यहाँ पे गया। सेल के पास कितना था, 2.1 वोल्ट था। क्लियर, सही है जेसिका। तो सेल के पास 2.1 वोल्ट था, तो बचा कितना, 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट कहाँ जाएगा, इस रेजिस्टर में जाएगा। अभी मैंने बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस और जो एक्सटर्नल होते हैं वो हमेशा सीरीज में होते हैं। तो इसमें से कितना करंट पास करेगा, 0.2 एम्पियर करंट पास करेगा। और यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, 0.1 वोल्टेज होगा। बाय करंट कितना होगा, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हट के हो जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। सर नहीं समझ आया। अरे इसमें क्या समझना है यार, ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। 0.2 एम्पियर करंट गया, 10 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, यस और नो। हाँ सर। ठीक है, 2 वोल्ट अगर होगा तो कितना वोल्टेज बच गया बताओ, 2.1 में से 2 निकल गया तो कितना बचा, 0.1 बचा। हाँ सर। तो वो 0.1 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं होगा। हाँ सर। तो कितना करंट होगा, 0.1 बाय 0.2 दैट इज 0.5। और अगर तुमको एकदम मतलब प्रॉपर मेथड से करना है तो ठीक है, ऐसा कर लो, E बाय आर प्लस आर इक्वल्स टू आई। ये फॉर्मूला हो जाएगा करंट का, देखो तो वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। अब E कितना है यहाँ पे, E तो 2.1 है। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है हमारा 10। इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो आर इक्वल्स टू आई। आई कितना हमारे लिए, 0.2। दिस इंप्लाइज दैट 2.1 इक्वल्स टू 2 प्लस 0.2 आर। ये इसको इधर भेज दो, 0.1 इक्वल टू 0.2 आर। तो आर कितना हो जाएगा, 0.5। आया समझ में। हाँ ठीक है, देखो ये वाला मेथड मैं क्या कहते हैं, जब हम लोग एंट्रेंस दोगे ना, तो मैं हमेशा इसी मेथड से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या हमारा आंसर फटाफट ओरली आ जाता है। इसमें क्या लिखो, देखो नो डाउट ये मेथड समझना आसान है, समझाना भी आसान है, एक प्रॉपर मेथड लगता है भी हाँ भाई बोर्ड एग्जाम आए तो ये मेथड करो। लेकिन अगर कभी भी अगर एंट्रेंस में क्वेश्चन अगर आता है ना, तो हमेशा क्या करो, एक में पहले वोल्टेज निकाल लो, ईएमएफ में से माइनस कर दो, दूसरे का वोल्टेज मिल जाएगा और उस पर ऐसे करके प्रोसीड करो। तो क्या वहां पे एंट्रेंस में हमारा थोड़ा समय बच जाता है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आ चुका, नीट में आ चुका हुआ 2013 में आया हुआ खाली। ठीक है, तो अपने ये भी पढ़ लिए, टर्मिनल वोल्टेज भी हो गया, ईएमएफ भी हो गया, वो सब सारे के सारे टॉपिक हो गए। अब आगे समझते हैं हम लोग। और हमें ना कभी कभी सेल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान लो कोई सेल है, ठीक है, जैसे मान लो कोई चार्ज है, अगर वो चार्ज ट्रेवल करता है नेगेटिव से पॉजिटिव में सेल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी गेन करेगा, है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज है, अगर वो यहाँ से यहाँ जाता है, तो क्या होता है कि वो जैसे चार्ज घूमते फिरते सर्किट में आके यहाँ नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसके पास एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी होती है। तो सेल बोलता है अपनी केमिकल एनर्जी ले लो, तो वो केमिकल एनर्जी लेता है और चला जाता है पॉजिटिव के पास। अब उसकी एनर्जी फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, ये वही बात हो गई, जैसे लोअर लेवल से अपर लेवल जाते हैं, तो हमने क्या किया, किसी बॉल को उठाया और ऊपर ले जाके रख दिया, तो उस बॉल की एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने उस बॉल को एनर्जी दी। ठीक है, वर्क करके। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पे लोअर लेवल है, यहाँ पे हाइयर लेवल है। एक पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ से यहाँ जाता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है। कौन एनर्जी देता है, तो इसके अंदर सोचो, जैसे हम अपने हाथ से उठाते, इसके अंदर एक केमिकल मैन बैठा हुआ है, वो केमिकल मैन क्या करता है, इस एनर्जी को लोअर पोटेंशियल से उठा के हाइयर पोटेंशियल पे रख देता है और उस चार्ज की एनर्जी बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है दैट व्हेन अ चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर हाइयर लेवल, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर मान लो
कभी मान लो कोई चार्ज है, जब वो मूव करता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे, मान लो ये ब्लॉक अगर ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर? तो या हम क्या कह सकते हैं कि उसकी उस समय क्या होता है, उसकी एनर्जी उस चार्ज की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है? तो याद रखना कि एनर्जी ऑफ चार्ज increases when it moves from नेगेटिव, ये इसको क्या बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर हायर। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज की एनर्जी बढ़ रही है तो बैटरी की अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है? बैटरी की एनर्जी कहाँ से आती है? एट द एक्सपेंस ऑफ द बैटरीज़ केमिकल एनर्जी, तो बैटरी की केमिकल एनर्जी कम आती है। तो हमको केमिकल एनर्जी से के बारे में उस टॉपिक से लेके बात नहीं करनी है, हमको चार्ज से लेके बात करनी है। ठीक है? और एनर्जी ऑफ चार्ज डिक्रीजेस व्हेन it moves from higher potential to lower potential। और ये हमें जनरली हमें यही केस दिखता है, लेकिन ये वाला केस कब होता है? ठीक है, ये केस होता है चार्जिंग के टाइम। जब हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, जैसे कि जब बैटरी को यूज करते हैं ना, तो करंट ऐसे फ्लो करता है, हाई से फ्लो करता है और वापस से एंटर कर जाता है। लेकिन जब हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे थे, तो उसपे ऐसा कुछ होता है, करंट ऐसे एंटर करता है, ठीक है, और यहाँ से निकलता है। फिर उसके बाद देखो, अ, और एक इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, व्हेन करंट व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू रेजिस्टर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट फ्लोज थ्रू रेजिस्टर, इट्स एनर्जी डिक्रीज। अगर रेजिस्टर से पास होगा तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती चली जाती है। ये इस तीनों पॉइंट पे ना एक छोटे छोटे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास ऐसे करके एक सेल है 10 वोल्ट का, एक रेजिस्टर है 5 ओम का। ठीक है? करंट ऐसे फ्लो करती है, वी ए पोटेंशियल है, वी बी पोटेंशियल है। तो बोला गया कि बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है? तो बताओ यहाँ पे वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो वी ए से स्टार्ट किया, हम जैसे आगे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम सेल के नेगेटिव से हम ऐसे जा रहे हैं ना, हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। जब हम सेल को क्रॉस करते हैं ना, तो हमें करंट को देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कहाँ से जा रहे हैं, अगर चार्ज जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे चार्ज की एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वी ए, चार्ज की एनर्जी बढ़ जाएगी कितने से, 10 से बढ़ जाएगी, वी ए प्लस 10। फिर जैसे हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो करंट ऐसे बह रही है, तो करंट बह रही है, तो करंट जब रेजिस्टर से फ्लो करेगी तो उसकी एनर्जी चार्ज की कम हो जाएगी ना, तो कितने से कम हो जाएगी, 5 into 1 दैट इज 5, घटेगी तो -5। हम पहुंच गए बी पे। यहाँ पे क्या हो गया, ये एनर्जी हो गई चार्ज की। चार्ज जब मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम चार्ज, ठीक है, तो वी ए, यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे एनर्जी घटेगी, और यहाँ पे हमको मिल जाएगी टोटल एनर्जी दैट इज वी। तो वी ए प्लस 5 इक्वल टू वी, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू। ठीक है? इसको नोट कर लो कि ऐसे ये जो है ना, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है, ये हमारे किरचॉफ लॉ में ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, एक समय देता हूँ उसको करना। हाँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको नोट कर दो पहले।
सर थर्ड पॉइंट में चार्ज के बाद क्या लिखा है? When charge flows through resistor, its energy decreases. मतलब energy of the charge decreases. एक और एग्जांपल देख लो। सर बाकी था। हो गया सर। एक और एग्जांपल देख लो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पूरा जगह कि ये जो है ना 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है। ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रही है 1 एम्पियर। ये है 0.5 ओम का, ये है 1 ओम का। तो बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ए से। तो बी ए। जब याद रखना, जब जब कोई हम बैटरी को क्रॉस करते हैं तो हम लोअर से हायर में जाते हैं, तो क्या होगा? चार्ज की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, तुम नीचे से कोई चीज को ऊपर रखोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो एनर्जी कितने से बढ़ेगी? तो एनर्जी बढ़ेगी यहाँ पे +10 से। 1 कूलम चार्ज की बात करें तो एक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? Q इंटू वी होता है। Q तो 1 ले रहे हैं ना, तो 1 कूलम इंटू वी कितना हो जाएगा? 10 जूल से एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से देखो रेजिस्टर आता है। अब यहाँ से जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो वो चार्ज क्या करेगा? यहाँ से एनर्जी लिया और यहाँ पे अपनी एनर्जी दे देगा किसको? रेजिस्टर। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो -0.5। फिर क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ पर देखो फिर सेल आ रहा है। अब हम सेल के हाई से लो जा रहे हैं, याद रखना कि हम सेल का हमेशा यही देखते हैं कि हाई से लो जा रहे हैं कि लो से हाई जा रहे हैं। हम सेल के लिए कभी भी करंट का डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक है, करंट कैसी भी जा रही हो, हम सेल में कैसे जा रहे हैं उसको देखो। तो हम सेल में हाई से लो जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो एनर्जी घटेगी ना। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी। फिर हम देखते हैं, हम रजिस्टर में जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? रजिस्टर फिर से एनर्जी खा जाएगा। ठीक है, तो अब रजिस्टर में कितनी करंट होगी? करंट तो 1 एम्पियर है, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीबी। तो हमारा क्या हो जाएगा? वी ए, और ये कितना हो गया? माइनस वी ए माइनस वीबी इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 6, 6.5। ठीक है, 10 - 6.5 कितना हो जाएगा? 3.5 -3.5। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? -10 माइनस, हाँ। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज एट ए कैसा है? वोल्टेज एट ए लेस होगा, वोल्टेज एट बी ज्यादा होगा। ठीक है, या वोल्टेज एट बी बोल सकते हो। वी ए छोटा है, वी बड़ा है, तो वी माइनस वी ए निकालने बोला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 वोल्ट हो जाएगा। आया सबको समझ में कि कोई दिक्कत है? ये खुद से कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और बी के बीच में। ठीक है, ऐसे बाकी लोग भी, जो सबको सबको जो आंसर। ठीक है, देते जाओ। यहाँ पे जाएंगे तो वी ए -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे हाई से लोग है -2। ठीक है,
1 इंटू 3 3 माइनस 3 इक्वल टू वी बी, ये माइनस वी बी हो जाएगा, 3 2 6 5 5 3 8 8 होगा। 16 कैसे आएगा देखो जैसे एक बार। अब करंट को वोल्टेज से मत मल्टीप्लाई करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। सेल में खाली 2 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, सेल में खाली वोल्टेज लेते हैं, करंट से मल्टीप्लाई सिर्फ रेजिस्टर के साथ करते हैं। देखो वी ए -2 लिखा, फिर आई इंटू आर किया 1 इंटू 1, फिर क्या किया मैंने वोल्टेज लिखा, फिर मैंने आई इंटू आर किया इक्वल टू वी बी कर दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको। सेल में खाली वोल्टेज देखते हैं और ये देखते हैं कि लो से हाई की हाई से लो, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते सर हैं हम लोग। डाउट है, क्या हुआ, एक डाउट है सर। क्या बोलो। सर अभी अगर एक सेल है, उसने एनर्जी दी एक इलेक्ट्रॉन को, पर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं हो कि वो मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट कर पाए, तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। सर मैं बोल रहा हूँ कि उसने एनर्जी दी सेल में ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, अब वो इलेक्ट्रॉन वहां से आगे जाएगा पर वो पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाए, तो मतलब बीच में एनर्जी खत्म हो जाए। नहीं एक्चुअली क्या होता है, देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम खाली पार्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमेशा क्या सर्किट होता ही कंप्लीट है। मैंने जो करवाया ना वो मैंने खाली एक क्लोज्ड पाथ का मैंने एक फ्रैक्शन खाली सिखाया है। अदरवाइज हमेशा क्लोज्ड पाथ ही होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड पाथ हम लोग किरचॉफ लॉ में सीखेंगे, ठीक है ना। और क्लोज्ड पाथ अगर होगा तो वो चेंज फिर जीरो हो जाता है। कभी भी अच्छा ऐसे ओपन एंड में कैसे करंट फ्लो कर सकता है बताओ, क्योंकि सर्किट तो हमेशा क्लोज ही होता है, देखो ऐसा क्लोज ही होगा ना। ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर तो रहा हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेल ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, पर वो एनर्जी फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन उस सर्किट से, पर वो एनर्जी उसकी आधे रास्ते में ही खत्म हो जाती है जितनी मिली है उसको। नहीं तो ऐसा नहीं होता वो, ठीक है। वो फिर क्या होता है, वो डिसाइड होता है कि पूरा रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से करंट, और उसके बाद अल्टीमेटली चार्ज जो है वो जो क्या कहते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल में वापस से एनर्जी उनको मिलती रहेगी, ठीक है। और ये चार्ज का कैसा हो बोल सकते हो कि एनर्जी ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हो गया सेल का हो गया, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन याद रखना, ये ना कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था कि मान लो कोई ऐसे सर्किट है अगर, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा ई बाई आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है? और हमको रिलेशन निकालना स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर की प्रॉपर्टी होती है, हम कभी भी जा करके सेल के अंदर घुस करके इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं नाप सकते, हमें उसके लिए बाहर वाले रेजिस्टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इकलौता यही फॉर्मूला जो मैं निकालने जा रहा हूँ, और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। वो आई इक्वल टू ई बाई आर। अभी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आई को मैं लिख सकता हूँ वी बाई आर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी मुझे निकालना रिलेशन स्मॉल आर और कैपिटल आर में, तो ये दोनों ही करंट देगा ना सर्किट में, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। मैं लिख सकता हूँ ई बाई आर प्लस आर वी बाई आर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर को बनाना है सब्जेक्ट, तो मैं लिख सकता हूँ ई बाई वी इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई आर। दिस implies that E by V equals to 1 plus
स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ई बाय वी -1 हो जाएगा ना। तो स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर, कैपिटल आर ई बाय वी माइनस, ये हो गया रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे, क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर जब पढ़ेंगे तो वहां पे फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है, इसको नोट कर दो। और मुझे लगता है आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 में भी पढ़ाया गया है, तो भी नोट कर दो। और हाँ, कल जो स्कूल में जो टेस्ट होगी ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसमें क्या करना, कि जो चैप्टर 1 2 3 4 है ना अपनी न्यूटन फिजिक्स का, उसके जो पीछे जो ऑब्जेक्टिव है ना वो सारे के सारे तैयार कर देना, ठीक है। चलो आज, अब ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे किरचॉफ लॉ, उसका बड़ा टॉपिक है, वो 3 4 मिनट में कुछ होगा नहीं। तो तुम लोग की टेस्ट नहीं है, हाँ, दूसरे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, तुम लोग की ना एक टेस्ट लेने वाला हूँ मैं, एक टेस्ट होगी, 2 घंटे की टेस्ट होगी, वो 2 आवर्स की टेस्ट, वो ना टेस्ट होगी इसकी एडवांस लेवल की, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो वो टेस्ट ना मैं तब लूंगा जब मैं इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर दूंगा, फिर कैपेसिटर खत्म कर दूंगा, तो उसकी बाद एडवांस लेवल की टेस्ट होगी, चैप्टर 1 2 और 3 मैं एक साथ लूंगा, ठीक है। तुम लोग मॉड्यूल्स तैयार करते चले जाओ, मॉड्यूल्स पढ़ते चले जाओ, एक साथ कर लूंगा, 3 चैप्टर की टेस्ट एक साथ होगी, ठीक है ना। क्योंकि कैपेसिटर्स एंट्रेंस क्लास में अगर मैं कैपेसिटर पढ़ाता हूँ बिना इलेक्ट्रिक करंट के ना, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बोर्ड में क्या हल्का होता चल जाता है, लेकिन एंट्रेंस क्लास में क्या, किरचॉफ लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कैपेसिटर्स के, ऐसा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और हम लोग फिर आगे करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, किरचॉफ लॉ करेंगे। बोलो क्या, कल फर्स्ट टर्म का पोर्शन फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन बोला तो मैंने टिल ईएम वेव जाएगा, 12th चैप्टर तक। हाँ, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट और टिल ईएम वेव्स, ठीक है। देखो मैं बताऊं एक चीज, सब एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। स्कूल में रायन में अभी बोला गया है कि एग्जाम जुलाई में लेना है, ठीक है। जुलाई की 3rd वीक में बोला गया है कि एग्जाम हो, और हर साल जो एग्जाम होती है ना, जो ऑफलाइन एग्जाम, जब मतलब अभी कोविड हुआ है 2 साल से, तो पिछले साल से तो हर बार एग्जाम होती थी लगभग एंडिंग ऑफ अगस्त में होती थी, ठीक है। तो अभी क्या है, एक तो ऑनलाइन भी है, और वो लोग जुलाई का मतलब एक हफ्ता पहले एग्जाम लेंगे, तो उसके लिए वरी नहीं करना है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी करो अच्छे से करो, ठीक है। अब 5 चैप्टर करो, 6 चैप्टर करो, लेकिन जो करो अच्छे से करो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हड़बड़ हड़बड़ में कर तो सब कुछ लिया, लेकिन एट द एंड में आता कुछ नहीं, ठीक है। बिकॉज मैं बताऊँ, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पता बाकी बच्चों से भी बात करता हूँ ना, जो बच्चे, क्या कहते हैं, अभी जो एग्जाम देने वाले थे क्लियर इस टर्म में, मैं मैक्सिमम बच्चों से बात करता हूँ तो सब यही बोलते हैं कि सर हम लोग को इस बार तो चलो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर भी बताओ बोर्ड एग्जाम बच्चों में इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी, इतनी ज्यादा उनमें टेंशन थी, चिंता थी कि हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम कैसे एग्जाम देंगे, बोर्ड एग्जाम अगर हो जाएगा तो हमारी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है।
तो वो उनके ऊपर पता बहुत ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि उन लोगों ने पता प्रॉपर्ली पढ़ाई की नहीं थी। सही बताओ, देखो मानता हूँ कि ऑनलाइन ठीक है उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन बिल्कुल सही इनइफ़ेक्टिव है। तुम अगर ध्यान दो, तुम सुनो, ठीक है, तुम घर बैठ कर के पढ़ो, तो डेफ़िनेटली हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो भी मैं टेस्ट लेता हूँ अभी तक, जैसे मैंने 4 टेस्ट ली है, ठीक है। फिर मैंने 2 1 टेस्ट 4 टेस्ट तो मैंने ली थी वो वाली, ठीक है, सब्जेक्टिव, फिर 1 टेस्ट मैंने ली थी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके भी मेरे को मार्क्स देखना बाकी है, उसपे भी कुछ-कुछ बच्चों ने नहीं दिए थे। जो भी टेस्ट होता है उसको उस टेस्ट के लिए प्रॉपर्ली पढ़ो, ठीक है? और अगर तुम ये करते हो ना कि देखो मेरे को ये पता है कि एक बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अगर मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तो कोई भी बुक सामने ही रख सकता है, वीडियो कितनी भी ऑन कर देखो, जिसको कॉपी मारना है तो कॉपी मार ही लेगा, ठीक है? मुझे भी पता है ये बात, ठीक है? और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई कोई बहुत बड़ी कोई कारीगरी या कलाकारी नहीं है। लेकिन अगर तुम छोटे-छोटे टेस्ट जो मैं लेता हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे सब्जेक्टिव्स हो, अगर तुम उन टेस्ट को सीरियसली नहीं दे रहे हो, ठीक है, पढ़ कर के नहीं दे रहे हो, कॉपी मार कर के दे रहे हो, अपने साथ अगर तुम धोखा कर रहे हो, तो याद रखना, ये जो एक-एक टेस्ट की जो भी क्या कहते हैं बेईमानी होगी ना, ठीक है, ये बनते, 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 बनते इतनी भारी हो जाएगी कि तुम्हारे लिए ये जो है ना इतना बड़ा स्ट्रगल पैदा करेगी जब तुम बोर्ड एग्ज़ाम, और बोर्ड एग्ज़ाम इस बार कैंसल हुए, ठीक है। अब ऐसा नहीं एक्सपेक्टेड है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम आगे भी कैंसल होंगे, क्यों? बिकॉज़ अब देखो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशंस काफ़ी हद तक की नॉर्मल होती चली जा रही है। सूरत में भी केसेस खत्म हो चुके हुए हैं, तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद सब में मुझे लग रहा है कोचिंग वहाँ पे स्कूल्स खुलने की जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। तो अगर वहाँ उस शहर में अगर स्कूल खुल जाएँगे ना, तो यहाँ पर भी समझ लो कोचिंग्स एंड स्कूल जो है अगस्त के मिड से ये यहाँ भी खुल जाएँगे। तो अगर अगस्त के मिड से खुल जाएँगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं, ठीक है। वैक्सीन आ गई है, सब कुछ हो गया है, तो इसलिए जम करके पढ़ाई करो और हर एक टेस्ट की अच्छे से मेहनत करो, चाहे स्कूल के टेस्ट हो, चाहे यहाँ के टेस्ट हो। कोई भी टेस्ट में अगर तुम बेईमानी करोगे ना, ठीक है, डिसऑनेस्टी दिखाओगे, तो उसका इफ़ेक्ट यही होगा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम होगी ना, तो इतना प्रेशर होगा ना तुम्हारे ऊपर, इतना प्रेशर होगा तुम उसको झेल नहीं पाओगे, ठीक है। मैं बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे पता है परेशान हो गए थे, मतलब 12th अगर सही कहो 12th अगर इस बार अगर 12th का एग्ज़ाम अगर हो जाता ना, तो बच्चों की बैंड बज जाती एकदम से, पूरी तरह से बैंड बज जाती। तब वो स्कूल एग्ज़ाम में कॉपी मार के लिख दिया, ट्यूशन में कॉपी मार के लिख दिया, पढ़ा ही नहीं कुछ, तो फिर कैसे होगा, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट देना, ठीक है ना? बाय, टेक केयर।